ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल संडे स्पेशल में बात होगी पहलगाम हमले की ही। 26 हमारे बेगुनाह लोग मारे गए। हैवानियत की इंतहा की गई। जो शब्द ही नहीं है उसे डिस्क्राइब करने के लिए। और इसका रचयिता, इसका मास्टरमाइंड कौन है? पाकिस्तान। अब पाकिस्तान को जवाब देना है। 12 दिन हो चुके हैं और जब घेराबंदी होने लगी है राजनीतिक, कूटनीतिक, सामरिक, आर्थिक और सैन्य मोर्चे पर पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान की सांस अटक गई है। और सांस ऐसी अटकी कि अब गीदड़ भभकी देने पर आमादा हो रहा है पाकिस्तान। परमाणु हथियार इस्तेमाल करेंगे जी। अब इसमें कोई शक नहीं, भारत भी परमाणु शक्ति है और पाकिस्तान भी परमाणु शक्ति है। फर्क यह है कि हम जिम्मेदार हैं। भारत ने हमेशा जिम्मेदाराना रुख अख्तियार किया है। एनपीटी को भी साइन कर रखा है, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, और हम पहले इस्तेमाल नहीं करेंगे। फर्स्ट यूज करने वाला मुल्क नहीं बनेगा भारत। यह हमारी स्टेटेड पॉलिसी रही है। लेकिन पाकिस्तान इस मामले में एक फेल्ड मुल्क तो है ही, एक रोग नेशन भी अगर मैं शब्द इस्तेमाल करूं और पूरी जिम्मेदारी से कर रहा हूं, तो उस कैटेगरी में, उस श्रेणी में आता है। उसने नो फर्स्ट यूज पर कोई हस्ताक्षर या ऐसी कोई सहमति नहीं दी है। अब यह गीदड़ भभकी है या कोई इतना घबरा जाए, घबराकर अगर परमाणु बटन दबा दे तो फिर क्या होगा? या ये अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को कश्मीर को लेकर एक न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट बनाने की कोशिश हो रही है कि अंतर्राष्ट्रीय मुल्क जो है, जहां पर भारत की बात को अहमियत दी जा रही है, तरजीह दी जा रही है, तवज्जो दी जा रही है, लेकिन गाहे बगाहे उन्हें क्या, सबको अपने हित साधने होते हैं। वो कहें अरे भाई परमाणु युद्ध हो जाएगा, ये बहुत गलत हो जाएगा। आप कार्रवाई तो कीजिए, पर परमाणु युद्ध तक नौबत ना आ जाए, यह अभेदान हो जाएगा क्या? यह लाचार नहीं, चालाकी दिखा रहा है क्या पाकिस्तान? और ऐसे में हमारे विकल्प क्या होते हैं? मैं लगातार पिछले 3 दिनों से इस बाबत चर्चा कर रहा हूं, अलग अलग पहलुओं पर। अब ये जो परमाणु पहलू है, इससे हम कैसे निपटेंगे, या इसे ज्यादा गंभीरता से लेने की जरूरत ही नहीं है, औकात ही नहीं है पाकिस्तान की कि वो न्यूक्लियर बटन दबा दे। आपकी राय क्या है? आपके सुझाव क्या हैं? और आपके सवाल, जो अब सीधा सवाल के अहम हिस्सा बन चुके हैं, उनका रहेगा इंतजार। पहलगाम के बैसरन में हुए आतंकी हमले को 12 दिन हो गए हैं। पाकिस्तान की घेराबंदी तो लगातार हो रही है और ताल भी ठोकी जा रही है। आज भी देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दिल्ली में एक समारोह में थे और उन्होंने कहा देश के ऊपर आंख उठाने वालों को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। देश के रक्षा मंत्री के तौर पर मेरी जिम्मेदारी है कि हमारी सीमा की रक्षा हो। देश के लोग जो चाहते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी दुश्मन को उसी भाषा में जवाब देंगे। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में जैसा आप चाहते हैं वैसा होकर रहेगा। अब इस चीज का तो इंतजार है पूरे देश को। और यहां पर उड़ी का हमला हो, जिसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया गया, 10 दिन बाद हुआ था, और पुलवामा के बाद जो बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई वो 12 दिन बाद हो गई थी। 12 दिन तो हो चुके हैं। अब देश इंतजार कर रहा है, ऐसी कोई जल्दबाजी भी नहीं है। वक्त, जगह वो सरकार तय करेगी और तरीका, और पूरा देश साथ में है सरकार के। लेकिन जो घेराबंदी हो रही है, सिंधु जल संधि, उसे अब भारत खारिज कर रहा है। वाटर डिप्लोमेसी या पानी की जंग भी छिड़ी है, तो बिलावल भुट्टो तो बहुत बिलबिला रहे हैं कि हमारा पानी रोकेंगे तो खून बहा देंगे। जो सामरिक दृष्टिकोण से या आर्थिक पहलू जो हैं, एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान को लाया जाए, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से जो पैसा दिया जा रहा है उस पर रोक लगाई जाए, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की तरफ से दबाव बनाया जाए, ये तमाम पहलू जो हैं
कूटनीति के, सामरिक नीति के, सैन्य जो पहलू हैं उनका इस्तेमाल हो रहा है भारत की तरफ से। लेकिन जब बॉक्सिंग हो जाता है कोई आदमी तो वो भी कुछ चुनौतियां देता दिखाई देता है, उसे गीदड़ भभकी भी कह सकते हैं आप। वही हाल इस वक्त पाकिस्तान का हो रहा है कि पानी रोकोगे तो हम हमला कर देंगे, जैसा पहले कहा था। अब वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान किसी भी हमले का पूरी ताकत से जवाब देगा जिसमें पारंपरिक और परमाणु हथियार दोनों शामिल हैं। अब परमाणु हथियार के इस्तेमाल की गीदड़ भभकी दे रहा है पाकिस्तान, और कहां कहां से ये आवाजें आ रही हैं, ये अपने आप में दिलचस्प हो जाता है और गंभीर भी। जो रूस में पाकिस्तान के राजदूत हैं, अब रूस पारंपरिक मित्र रहा है भारत का, लेकिन जब से भारत की नजदीकी अमेरिका से हुई है और रूस थोड़ा चीन की तरफ जाता दिखा है और चीन पारंपरिक मित्र है पाकिस्तान का, तो हमें ये बदलते रिश्ते, देखिए, देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स, नो परमानेंट एनिमीज इन डिप्लोमेसी, देयर आर परमानेंट इंटरेस्ट। कोई स्थायी दोस्त, स्थायी दुश्मन नहीं होता, स्थायी हित होते हैं और हमें अपने हित साधने हैं, कम वोट में। तो खालिद जमाली पाकिस्तान के राजदूत रूस में, मॉस्को से, वो क्या कह रहे हैं, अगर भारत ने हमला किया तो पाकिस्तान परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करेगा। अब रक्षा मंत्री ये ख्वाजा आसिफ, ये तो लगातार बोले ही जा रहे हैं। इन्होंने ये भी बोला 30 साल से हम तो आतंकवाद को पालते पोसते आए हैं, हम फंस गए हैं जी, हम क्या करें जी, मजबूरी का नाम आतंकवाद है जी, इस तरह की बातें कर रहे हैं। उन्होंने कहा पाकिस्तान एक परमाणु शक्ति है, परमाणु बम हमारे अस्तित्व की गारंटी है। नौबत ये आ गई, एक मुल्क कहे कि मेरे अस्तित्व की गारंटी कोई दे सकता है, उनकी अपनी मजबूती नहीं, उनका आवाम नहीं, उनकी सरकार नहीं, उनकी फौज नहीं, जी हमारे पास परमाणु बम है। अब उनके रेल मंत्री हनीफ अब्बासी, ये भी अपने आप में एक कैरेक्टर हैं, ये कह रहे हैं हमारे पास 130 परमाणु हथियार हैं, वो सिर्फ मॉडल बनाने के लिए नहीं। अब या तो हनीफ अब्बासी साहब सही जानकारी दे रहे हैं, या जो जानकारी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान ने साझा की है अपने परमाणु हथियारों को लेकर, वो तो कह रहे हैं कि हमारे पास 172 परमाणु हथियार हैं, न्यूक्लियर वॉरहेड्स, या 130 ही हैं, या 130 भी नहीं है। मतलब मंत्री को तो पता होना चाहिए ना, और मंत्री तो थोड़ा बढ़ा चढ़ाकर ही बोलता। पर यह परमाणु धमकी के मायने क्या हैं? कभी भी दुश्मन को कमतर नहीं आंकना चाहिए। पाकिस्तान, मैंने ये शब्द पहले भी इस्तेमाल किए हैं, ना पिद्दी, ये पिद्दी का शोरबा है, कोई बिसात नहीं, ना पिद्दी ना पिद्दी का शोरबा। फेल स्टेट है, कटोरा लेकर घूम रहा है, कटोरे में भी छेद हैं, पर फिर भी एक मुल्क है, उसकी फौज भी है, उसके पास परमाणु हथियार भी है, और कभी भी दुश्मन को हल्के में नहीं लेना चाहिए। तो यह परमाणु धमकी क्यों दे रहा है? 20वीं सदी के अंतिम दशक यानी कि 90 से 2000 और 21वीं सदी के पहले दशक में लगातार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की थी पाकिस्तान ने। न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट, कश्मीर इज अ न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट, कि कश्मीर को लेकर परमाणु युद्ध शुरू हो सकता है। 98 में परमाणु परीक्षण किया था पाकिस्तान ने, हमने तो 1974 में ही कर लिया था, 1998 में फिर किया। पर तब से ये लगातार एक पॉइंट, टॉकिंग पॉइंट देने की कोशिश करता रहा है पाकिस्तान। तो ऐसे में रूस, चीन की तो मैंने बात की, अमेरिका भी, अमेरिका के जेडी वांस या वैंस जैसे भी कहते हैं, उनके जो उपराष्ट्रपति हैं, वो कह रहे हैं भारत को जवाब तो देना चाहिए, पर बात ज्यादा फैल ना जाए। अब ये दोनों बात कह दी, तो यहां भारत को फूंक फूंक कर कदम रखने की गाहे बाहे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय सलाह दे, क्या यह रणनीति है पाकिस्तान की? और क्या भारत पर यह दबाव बनेगा? और जैसे जैसे दिन बीतते चले जाएंगे, 12 दिन हो गए हैं, यह दबाव और बढ़ेगा क्या? या दरअसल सोच समझ कर भारत कदम उठाने वाला है, क्योंकि सर्जिकल स्ट्राइक
और बालाकोट एयर स्ट्राइक से आगे बढ़कर कार्रवाई करेगा क्या भारत? और इसके लिए क्या तैयार है पाकिस्तान? पाकिस्तान के ही पंजाब प्रांत के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, नजम सेठी ने कहा कि शॉर्ट टर्म वॉर, लिमिटेड वॉर हुआ, छोटा मोटा, अगर आपने उड़ी के बाद वाली सर्जिकल स्ट्राइक या एयर स्ट्राइक करने की कोशिश की तो पाकिस्तान भी जवाब दे देगा। लेकिन लंबा युद्ध हो गया, मोर्चा लंबा खोल दिया तो भारत हावी हो जाएगा। हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, कितने दिन हम संभाल पाएंगे? असलहे नहीं है हमारे पास, वो आर्थिक ताकत भी नहीं है। पर लंबा युद्ध भारत को भी सीलेगा। युद्ध शुरू करना बड़ा आसान होता है, युद्ध को थामना, रोकना, यह आपके हाथ में नहीं होता है, यह शेर की सवारी है। तो इसी गंभीर विषय पर आज मैं चर्चा करने वाला हूं। ऐसे में आज का सीधा सवाल अब आपके स्क्रीन पर आता हुआ, पाकिस्तान की सांस अटकी, दे रहा परमाणु धमकी, और पाकिस्तान का एजेंडा कश्मीर बने इंटरनेशनल मुद्दा। ये तो बात ही खत्म हो गई थी। और खास 2019 5 अगस्त के बाद, जब से हमने अनुच्छेद 370 हटाया और अब तो वहां एक लोकप्रिय पॉपुलरली इलेक्टेड गवर्नमेंट भी है। और पहलगाम हमले के बाद जैसे कश्मीरी आवाम आई, पाकिस्तान चाह रहा था वो जो 2 नेशन थियोरी वो ऑपरेट करती दिखाई दे, हिंदू और मुसलमान के बीच एक दीवार खड़ी हो जाए, वो जहर बो दिया जाए। ऐसा नहीं हुआ। कश्मीरी अवाम सड़क पर आया और पाकिस्तान को 2 टूक कह दिया कि आपके मंसूबे साफ नहीं हैं, ये मंसूबे कभी पास नहीं हो पाएंगे, सफल नहीं होंगे। चर्चा में मेरे साथ स्टूडियो में प्रोफेसर अमिताभ सिंह हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं, जेएनयू में प्रोफेसर हैं। वरिष्ठ पत्रकार दिबांग हैं मेरे साथ स्टूडियो में ही। लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी, रिटायर्ड और ब्रेव सोल्जर, हमारे साथ हैं। और ये मैं फिर बताना चाहूंगा, हर बार बताता हूं, सियाचिन पर जो तिरंगा फहरा रहा है वो जनरल कुलकर्णी सबसे पहले शख्स थे जिन्होंने हमारा तिरंगा वहां पर लहराया था, फहराया था। साथ ही साथ यश सिन्हा हैं, जाने माने राजनयिक। आशुतोष वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी इस चर्चा में जुड़ेंगे। और एक और खास मेहमान अब्दुल बासित, उच्चायुक्त रह चुके हैं पाकिस्तान के भारत में 2014 से 2017 के बीच। उनके बारे में कुछ और जानकारी भी दूंगा जब वो हमारे साथ जुड़ जाएंगे। लेकिन जनरल कुलकर्णी, ये बात को तो हम डिनाई नहीं कर सकते, हम तो परमाणु शक्ति हैं और जिम्मेदार परमाणु शक्ति हैं। पाकिस्तान भी परमाणु शक्ति है और वो एक रोग नेशन है। मैं जिम्मेदारी से फिर दोहरा रहा हूं इस शब्द को। तो उनके परमाणु धमकी को क्या हम सिर्फ गीदड़ भभकी माने या अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान आकर्षण करने के लिए ये पोस्चरिंग माने, या ये एक क्लियर एंड प्रेजेंट डेंजर भी है? इसे गंभीरता से लेना होगा, इसे हम सिर्फ नजरअंदाज करके काम नहीं चलेगा। धन्यवाद संदीप। मैं कहूँगा कि पाकिस्तान बौखलाया है, पाकिस्तान घबराया है, इसीलिए इस तरह की जो उनके वहाँ से स्टेटमेंट्स आते हैं। भारत का स्टैंड, हमारा न्यूक्लियर पॉलिसी जो है वो है नो फर्स्ट यूज़, और डॉक्ट्रिन है क्रेडिबल मिनिमम डेटरेंस, यानी कि कभी भी हर वक्त तैयार है। लेकिन पाकिस्तान जो है, जैसे इस्लामिक बॉम्ब बनाने के वक्त जिस प्रकार से जुल्फ़िकार भुट्टो ने कहा था कि हम तो घास खाएंगे लेकिन हम इस्लामिक बम बनाएंगे, क्योंकि हमने भारत के साथ हज़ारों साल लड़ना है। तो ये जो पाकिस्तान को और आपने बिल्कुल ठीक कहा, पाकिस्तान एक रोग स्टेट है, बट इट हैज़ ए न्यूसेंस वैल्यू, और वो न्यूसेंस वैल्यू होने के कारण, और बिल्कुल ठीक, हमने कभी भी अपने दुश्मन को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। क्योंकि पाकिस्तान में कौन क्या कर रहा है शायद दाहिने हाथ को नहीं मालूम है बाएं हाथ क्या कर रहा है। मौलाना मुनीर खुद कहाँ हैं वो उनको खुद नहीं मालूम है क्या कह रहे हैं। जिस प्रकार से उनके डिफेंस मिनिस्टर बार बार कह रहे हैं कि 3 शतक से हम लोगों ने जिस प्रकार से आतंक पाला है अमेरिका के कहने पर पाला है,
अमेरिका भी ज़रूर भारत के साथ सहानुभूति के लिए खड़ा है, भारत को एडवाइस भी कर रहा है कि इसको थोड़ा शांति से देखिएगा, बातचीत कीजिएगा। मतलब कि ये युद्ध जो पाकिस्तान के साथ होगा, अगर होगा युद्ध, मैं दूसरे युद्ध की बात कर रहा हूँ, वैसे तो युद्ध पाकिस्तान से शुरुआत हो चुकी है। आजकल सिर्फ कन्वेंशनल वॉर नहीं है, सब तरह का पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, डिप्लोमेटिक, और ये जो क्यों हड़बड़ाहट जो आज पाकिस्तान में नजर आ रही है, ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि हमारे यहाँ सिर्फ मीटिंग्स हो रही हैं, सब कोई तैयारी चल रही है, पर पाकिस्तान घबराया है। जैसे आपने कहा, ये 12 दिन के बाद तो पाकिस्तान को लगता है पता नहीं क्या हो जाएगा, पर अब बालाकोट नहीं है, अब सर्जिकल स्ट्राइक नहीं है। अब अगर दुश्मन को मिट्टी में मिलाना है, वो दुश्मन कौन है? आतंक। पर जितना समय लगता है एक माकूल कौन है? जवाबी कार्रवाई, पाकिस्तान को पुख्ता जवाब देना, उसके दांत खट्टे करना, उसकी औकात दिखाने की जो बात है, मैं ये शब्द फिर जिम्मेदारी से इस्तेमाल करूंगा, मैं ऐसी कोई वॉर पोस्चरिंग कभी करता नहीं हूं, पर उसका वक्त भी जल्द जल्द बीत रहा है। क्या 12 दिन? ये पाकिस्तान की देखिए, पाकिस्तान ऐसा नहीं है कि राजनयिक मोर्चे पर बहुत कमज़ोर मुल्क है, वो भी खेल खेलने जानता है, और न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट कश्मीर को बनाकर वो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का दबाव क्या भारत पर डलवाना चाह रहा है जनरल कुलकर्णी? बिल्कुल बिल्कुल संदीप, जो आप कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। पाकिस्तान जो ये हरकतें करता है, उसको ऐसे लगता है कि वो एक न्यूक्लियर स्टेट है, और उसको भी मालूम है थ्रेशोल्ड में आज उसके साथ कौन खड़ा है? चीन खड़ा है। चीन के तरफ से जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं साफ दर्शाते हैं कि चीन का स्टैंड क्या है। पाकिस्तान क्या कहता है? हमारी दोस्ती तो उनके साथ हिमालय से ऊंची, समंदर से गहरी और शहद से मीठी है। चीन बार बार कह रहा है हम तो पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान के अंदर चीन का आज की तारीख में कम से कम 45 अरब डॉलर का निवेश है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को लेकर के। तो चीन सब जगह पाकिस्तान, और पाकिस्तान को उकसा कौन रहा है? चीन उकसा रहा है। पाकिस्तान इस वक्त इस तरह की कार्रवाई, इस तरह के मौलाना मुनि जो इस तरीके से बातचीत कर रहे हैं, क्यों बात कर रहे हैं? वो इसलिए बातचीत करें, उनको कोई उकसा रहा है, और कौन उकसा रहा है? चीन नहीं, उकसा रहा है। चीन के उकसाने के साथ जो पाकिस्तानी राजदूत हैं रूस में, खालिद जमाली, उनका कहना भारत ने हमला किया तो पाकिस्तान परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करेगा। वो मॉस्को से ये बयान दे रहे हैं। रूस हमारा परंपरागत मित्र रहा है, लेकिन यहां पर इस बयान को मैं किस तरीके से देखूं और जहां से दिया गया है? देखिए, भारत क्या स्टैंड क्या है? ये जो कार्रवाई की, पहलगाम में कार्रवाई की, ये जो आतंकी घटना पूरी के पूरी जिसमें 26 लोग मारे गए, किसने शुरू की? पाकिस्तान ने शुरू की। पाकिस्तान डिनाइल मोड पे रहता है। पाकिस्तान का मकसद क्या है? हर हमेशा जियाउल हक से भी यही रहा है कि टू ब्लीड इंडिया विद 1000 कट। Yes. अगर कसब पकड़ा नहीं जाता मुंबई अटैक में तो क्या होता? सबके तो हम तो बार बार उनको प्रूफ दे रहे हैं, पूरे विश्व को मालूम है कि आतंक का सौदागर पाकिस्तान है, इसमें कोई शक नहीं है, पर प्रूफ दो। प्रूफ देने के बाद भी डिनाइल, हम तो जानते नहीं। तो पाकिस्तान ने चुना भी, देखिए अब जो यूक्रेन की नहीं, डिनाइल मोड में भी है, उसका दूसरा पहलू भी है, उस पर भी मैं आता हूं। मेरे साथ अब्दुल बासित भी जुड़ गए हैं, पाकिस्तान के उच्चायुक्त रह चुके हैं भारत में, वरिष्ठ राजनयिक हैं पाकिस्तान के, 2014 से 2017 के बीच उच्चायुक्त थे भारत में। अब्दुल बासित साहब, आपने एक किताब भी लिखी, हॉस्टिलिटी, जिसको हिंदी में, शुद्ध हिंदी में कहें तो शत्रुता, और आसान भाषा इस्तेमाल करें जो पाकिस्तान के लोग भी समझें और यहाँ के भी, बैर, अ डिप्लोमैट्स डायरी ऑन पाकिस्तान इंडिया रिलेशंस। अब ये बैर कौन पाल रहा है? इसे बढ़ावा कौन दे रहा है? ये जो 26 हमारे लोग मारे, ये तो आतंकियों का आका तो पाकिस्तान में ही बैठा है ना। इस बात को डिनाई किया जा सकता है क्या बासित साहब? जी, बहुत शुक्रिया मुझे अपने शो में लेने का। देखिए, जहाँ तक हॉस्टिलिटी का ताल्लुक है, वो क्यों है, जहाँ तक मेरी असेसमेंट है, मेरा ख्याल है कि वो सिर्फ एक ही वजह से है, वो जम्मू और कश्मीर का तनाज़ा है। जब हमारे कायद मोहम्मद अली जिन्ना जब पाकिस्तान बन रहा था, तो आपको याद होगा कि उनके दो घर थे। एक घर न्यू दिल्ली में था
और एक घर मुंबई में था। उन्होंने नई दिल्ली का घर बेच दिया और कहा कि जी मुंबई का मैं घर रखूंगा, क्योंकि हम तो अच्छे हमसायों की तरह रहेंगे, मेरा आना जाना भी रहेगा। तो इससे हमारी तो बिल्कुल नीयत साफ नजर आती है। लेकिन चूंकि पिछले 75 से 77 सालों में जम्मू और कश्मीर का तनाज़ा हल नहीं हुआ, तो ये हॉस्टिलिटी है। और मेरे अपने ख्याल में जब तक ये तनाज़ा हल नहीं होता, पाकिस्तान और भारत के दरमियान कभी भी बासित साहब, आई अच्छे यू रिश्ते मिसिंग द इस्तेवार वुड्स फॉर नहीं द हो सकते, ट्रीज। कायम नहीं हो सकते। सवाल कश्मीर का है कि सवाल आतंकवाद का है, और मेरे शब्द नहीं हैं। आप ही के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ, आपके विदेश मंत्री रह चुके हैं बिलावल भुट्टो, पिछले कुछ दिनों में वो क्या कहते पाए गए हैं कि 30 साल से जी आतंकवाद को पाल पोस रहे हैं, हम तो जी फंस गए, ये जी का जंजाल बन गए हैं। ये मेरे शब्द नहीं है, ख्वाजा आसिफ के हैं और बिलावल भुट्टो के हैं। वो खुद मान रहे हैं कि पाकिस्तान में आतंकी तंजीमें हैं। इससे बड़ा और क्या नहीं सबूत चाहिए? नहीं, आपने मुझसे पूछा कि ये हॉस्टिलिटी क्यों है। इससे पहले भी देखिए हम जंगें लड़ चुके हैं। 1948 में भी हमने जंग लड़ी, 1965 में भी हमने जंग लड़ी, उसके बाद फिर 71 का भी मामला हुआ, फिर कारगिल कॉन्फ्लिक्ट भी हुआ। तो अगर आप तारीख में जाइए और दिल पे हाथ रख के ज़रा सोचिए और कहिए, तो मामला तो एक ही है, जम्मू और कश्मीर का। तो कितनी अगर वो दरिया दिली तनाज़ा भारत आज ने भी हल हो दिखाई। जाए। 93,000 आपके फौजी कैदी बन गए थे, प्रिजनर ऑफ वॉर बन गए थे। 1972 में शिमला समझौता हमने किया। उसके बाद जुल्फिकार अली भुट्टो कहते हैं 1000 साल तक हम लड़ाई लड़ेंगे। जियाउल्लाह कहते हैं ब्लीडिंग इंडिया बाय 1000 कट्स। हम आगरा समिट करते हैं, हम लाहौर बस यात्रा करते हैं। तो दरिया दिली की भी एक हद होती है ना बासित साहब। लेकिन आप असल जो तनाज़े उस पे नहीं आते ना। आप जो है जम्मू और कश्मीर में आप मीनिंगफुल डायलॉग नहीं करते। आप फिर 5 अगस्त 2019 को उसको एनेक्स कर लेते हैं। आप फिर वहाँ पे डेमोग्राफी तब्दील करने की कोशिश करते हैं। हजारों भारतीय बाशिंदों आप को मुंगेरी लाल डोमिसाइल के इशू कर हसीन देते हैं कि सपने वहाँ पाले पे रहते जाके हैं बासित सेटल हों। साहब। कश्मीरी आवाम का आपने देखा 22 अप्रैल के बाद हर कोने में जम्मू कश्मीर के किस तरह से कश्मीरी भाई हमारे बाहर निकले। आपके 2 नेशन थियोरी जो ये आप एजेंडा जगलर वेन जो कश्मीर को आप बताते घूमते हैं, उसकी लानत मलानत उसको पूरी तरह से खारिज करते हुए कौन दिखा जिस कश्मीरी आवाम का आप जिक्र कर रहे हैं? तो बिल्कुल आसान तरीका मैं आपको सजेस्ट कर देता हूँ फॉर द कंसिडरेशन ऑफ योर गवर्नमेंट जी। और आप सब के लिए, भारत के बाशिंदों के लिए भी, कि अगर आप समझते हैं कि मकबूजा जम्मू और कश्मीर के लोग और आज़ाद जम्मू और कश्मीर के लोग, तमाम कश्मीरी जितने भी हैं, वो भारत के साथ जाना चाहते हैं, बहुत खुश हैं, तो फिर तो रेफरेंडम करवाना आपके लिए बहुत आसान हो जाना चाहिए। आप रेफरेंडम करवा बलूचिस्तान में कराएंगे लीजिए। रेफरेंडम? आज़ाद जम्मू, आप हमें ये दिखा रहे आज़ाद हैं वो तो कश्मीर तो हमारा अटूट हिस्सा है, हमारा अभिन्न अंग है, वहां पर सरकार चुनी गई है, लोकप्रिय सरकार चुनी गई है। आप मुझे ये बताइए, आप जब ऐसे सवाल करते हैं बासित साहब, ये कमाल का मुल्क है आपका। वहां पर आपके वजीर आजम रह चुके इमरान खान, और कैसी कैसी वो खबरें आ रही हैं, मुझे उनकी पुष्टि नहीं है तो मैं उसके बारे में जिक्र नहीं करूंगा कि क्या किया जा रहा है उनके साथ जेल में। वजीर आजम को आप जेल में डाल देते हैं और हाफिज सईद जैसे एक आतंकी को, एक आतताई को आप हाउस अरेस्ट करते हैं और कहते हैं आप एक मुल्क हैं या आप एक रोग नेशन है। देखिए, कुछ हमारे इमरान खान हमारा इंटरनल मैटर है। उसको अच्छा, हम सॉल्व किस वो तरह करते हैं, ये भी हमारा अच्छा, आपके प्रेरोगेटिव वजीर है। आजम इंटरनल मैटर, कश्मीर आपका मैटर। जी, वाह। कश्मीर तो देखिए ना, अगर आप तारीख में ज़रा जाइए, तो मैं नहीं कह रहा कि हमारा मैटर है। इस पे तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की तकरीबन 17-18 रेजोल्यूशंस, अगर आपको तारीख पढ़ने का मौका मिला, और अगर आपने मेरी किताब ही पढ़ ली हो मैंने ऑस्ट्रेलिया पढ़ी है की, आपकी किताब, तो बिल्कुल उसमें भी पढ़ी है। उसमें भी मैंने एक तारीखी पस मंज़र पेश किया है कि नहीं, उसमें आप ही एक्चुअली ने, तनाज़ा आपके है शब्द क्या। मेरे शब्द नहीं है। आप कहने को उच्चायुक्त भी थे, पर नवाज शरीफ और उनके जो कारिंदे, मैं शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, अगर आपको गलत लगे तो खैर मैं वापस भी ले सकता हूं, वो 2 कारिंदे थे, वो आपको तो ना आपकी सुनते थे ना आपको बताते थे। आपके उच्चायुक्त रहते हुए सारे फैसले ले लिए जाते थे। आपको तो हर जगह बाईपास किया जा रहा था। आपको तो तो कोई फर्क नहीं विदेश सचिव पड़ता। बनाया जाना था, वो भी नहीं बनाया गया।
उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा इंटरनल मामला है ना, वो तो मेरे और मेरी गवर्नमेंट का मामला है, उससे कश्मीर का और क्या हमारा ताल्लुक है? कश्मीर हमारा मामला, आप क्यों परेशान होते हैं बासित साहब? नहीं देखिए ना, यही तो मसला है कि आप लोग डिनाई कर, आप लोग डिनाइल में हैं इस वक्त। जब अच्छा, तक इस हम डिनाइल से डिनायल में नहीं या आप निकलेंगे। डिनायल में हैं? जी ये हाँ। जो परमाणु बम की गीदड़ भभकी दी जा रही, परमाणु बम चलाएंगे आप? देखिए सत्ता पुश चल कम्स नहीं टू रही, शव। सरकार चल नहीं रही, कटोरा लेकर घूम रहे हैं, उसमें भी छेद हैं। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो प्लीज बताइए। नहीं हमारे, मैं तो देखिए इससे डिनाई नहीं करता, आपके यहाँ भी इश्यूज हैं, हमारे यहाँ भी इश्यूज हैं, हर मुल्क में इश्यूज होते हैं, इवन अमेरिका में भी इश्यूज हैं। आप जाइए न्यूयॉर्क में रूजवेल्ट होटल के बाहर, आपको बहुत से लोग वहाँ, गरीब लोग सड़कों पे सोए हुए मिल जाएंगे। तो हर मुल्क में इश्यूज हैं, हम अपने इश्यूज अपने हिसाब से उनको सेटल सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। आपके मुल्क में भी मैं जब जब जाता हूँ, दुनिया का सबसे बड़ा स्लम जो है वो मुंबई में है, अगर आपको मालूम है तो। हाँ तो तो ये मालूम कोई, है। पाकिस्तान अच्छा, कोई मतलब यूनिक यूनिक भारत और मुल्क नहीं है। पाकिस्तान की आर्थिक सेहत को आप कंपेयर कर रहे हैं? मैं नहीं कंपेयर कर रहा, मैं तो सिर्फ आपको बता रहा हूं कि हर मुल्क में इश्यूज होते हैं, और हर मुल्क हुकूमत चाहती है अब उनको कोई सॉल्व काम करे नहीं बन पा रहा, घबराहट है, तो दरअसल न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट वो दुनिया के सामने, अरे देखिए हम बम चला देंगे, ये न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट हो जाएगा, यही रास्ता बच नहीं गया हम और कुछ हमने नहीं बचा तो। नहीं, ऐसी ऐसी कोई बात नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त भी हमारी कन्वेंशनल पावर भी इतनी है कि हम आपको अभिनंदन जैसे वाकयात अभी भी हो सकते हैं, अच्छा, इसमें आप अभिनंदन जैसे? बिल्कुल बासित साहब, तो मेरा मेरा जी। विश्लेषण नहीं है। नजम सेठी साहब, वो आपके मित्र भी रहे होंगे, मुझे मालूम नहीं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका मिलना जुलना तो होगा ही, और वो पंजाब प्रांत के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, थोड़े वक्त के लिए ही थे। उनका कहना है लिमिटेड वॉर में तो चलिए हम भारत के साथ दो दो हाथ कर भी लेंगे, थोड़ा लंबा खिंचा हमारी तो कमर टूट जाएगी। मेरे शब्द नहीं है, नजम सेठी नहीं कह रहे हैं। तो आप बिल्कुल आप लंबा खींच लिए, आप पराक्रम जैसा मामला भी कर लीजिए। पाकिस्तान देखिए, हम तमाम सिनेरियोज के लिए तैयार हैं, अगर आप पराक्रम वाला मामला करना चाहते हैं उसके लिए भी तैयार हैं, अगर आप बालाकोट करना चाहते हैं उसके लिए भी हम तैयार हैं, बालाकोट प्लस करना चाहते हैं तो उसके लिए भी हम तैयार हैं। लेकिन आप ये यकीन आपको मैं यकीन दिलाता हूँ कि हमारे पास कन्वेंशनल कैपेबिलिटी भी इतनी है अल्हम्दुलिल्लाह, कि हमें शायद ज़रूरत ना पड़े अपने न्यूक्लियर जो है कैपेबिलिटी को इस्तेमाल करने के लिए। लेकिन अपनी अगर राजनीति चमका रहे हैं जनरल आसिम मुस्तकबिल में, मुनीर। देखिए वो हमारे इंटरनल मैटर्स हैं, उसमें मैं क्या इंटरनल बात मैटर। करूं आपसे, अच्छा, आपके साथ जो इंटरनल। हमारे दो तरफा जो मामलात हैं, आप मुझ भी उस पर बात कीजिए ना। जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान इश्यूज हैं, हाफिज तनाज़ात सईद हैं, को दे दीजिए अगर ना। दहशतगर्दी का भी अगर ये मसला जो है तो आप मैं बात करने को ये तैयार हूं उस पर। आतंकी आका बिठा रखे हैं और उनको जो लाल कालीन बिछाए रखते हैं, हाउस अरेस्ट, मतलब हाफिज सईद को हाउस अरेस्ट और प्रधानमंत्री को जेल, इनको सौंप दीजिए देखिए ना। जहां तक दहशतगर्दी का मामला है ना, तो फिर हमें आपसे ये भी मुतालबा कर सकता हूं कि आप जो एक्सप्रेस समझौता एक्सप्रेस के जो लोग हैं, आपने उनको छोड़ दिया, फ्री कर दिया, आप पहले उनको पाकिस्तान के हवाले करें, क्योंकि हमारे 42 लोग उस दहशतगर्दी के मामले में शहीद हुए थे। तो इस तरह तो बातें नहीं होती, बातें तो मैं भी बहुत कर सकता हूँ, अच्छा, इस आप तरह भी कर बातें नहीं सकते हैं, होती, आपके पास स्टेटेड भी कुछ पॉलिसी हो मवा। जाती है किसी मुल्क की। एक वजीर आजम कहता है कि 1000 साल तक युद्ध करेंगे, एक वजीर आजम कहने को दरअसल एक तानाशाह जियाउल्ला कहता है ब्लीडिंग इंडिया बाय 1000 कट्स। ये किसी सभ्य मुल्क की, हाँ, किसी भी मुल्क की ये तो आपके भी स्टेटेड पॉलिसी हो सकती हमारी? आपके अरे यहाँ भी आप आपके ना यहाँ भी पिद्दी का शोर बासित साहब, हम इतना गंभीरता ये से नहीं आपका लेते। ख्याल आपको है 2 दिन की बात है, 2 दिन में हो जाएगा, बाप बाप करने चलिए लगेंगे आप। देख लेंगे, देख लेंगे, उसमें वो 2 दिन भी अगर आ गए तो उसमें भी हम देख नहीं लेंगे नहीं, कि कौन देखना कहाँ क्या खड़ा मतलब, है। आप तो यू आर अ स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री सर। वो 48 में हुआ हो, 65 में हुआ हो, 71 में हुआ हो, और 99 में जो हुआ, हर बार क्या हुआ? आपके तो 2 हिस्से कर दिए। 2 नेशन थियरी की बात करते हैं आसिम मुनीर, वो 15 अप्रैल को कर रहे थे। आपका ही मुल्क 2 नहीं टुकड़े आप हो गया। वो देखिए, बांग्लादेश कहाँ से बना? हमारे टू यहाँ से बना, नेशन आपके यहाँ से बना? टू नेशन हमारे यहाँ से बना, और आपकी उसमें साजिश शामिल थी यकीनन। अच्छा अच्छा, लेकिन अगर आप 2 नेशन की बात दोबारा करते से हैं तो मैं साजिश करने आपके पर नाज़रीन के आया लिए भारत तो क्या होगा आपका?
कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं हम होगा, इस वक्त अच्छा। बड़े कॉन्फिडेंट हैं। जहां तक टू नेशन की आपने बात की ना, मैं आपको बताता चलूं काइंडली जरा डॉक्टर सावरकर का वो हिंदुत्व का पैम्फलेट आप पढ़ लीजिए, जिसमें बड़े वाज़ेह तौर पे कहते हैं कि हम यहाँ मुसलमानों को, बर्रे सगीर मुसलमानों और ईसाइयों को तस्लीम नहीं कर सकते। अगर यहाँ पे रहना वो चाहते हैं आपकी जो ये सरजमीन में, मंशा है ना बासित उनके साहब, ये आप ये सावरकर नहीं इधर उधर इक्का दुक्का आदमियों को, वो आपको जवाब दे दिया उमर अब्दुल्ला ने, जो मुख्यमंत्री हैं जम्मू कश्मीर के, उनके पिता फारूक अब्दुल्ला ने, कि 47 में आपके साथ नहीं गए, अब कहां से चले जाएंगे। असदुद्दीन ओवैसी ने बोल दिया हो गया बहुत, पिछली बार घर में घुसकर नहीं मारा मैं था, अब तो तो घर में घुसकर आप कब्जा नहीं करने मैं का तो वक्त आ गया। चलिए आप वो भी हिम्मत करके देख लीजिए कि कब्जा कौन करता है। हम तो हर सिचुएशन के लिए तैयार नहीं, हैं। कब्जा तो आप किए अगर आप बैठे हैं, में वैसे हिम्मत है तो 78,000 करके देख वर्ग लीजिए। किलोमीटर का इलाका हमारा कब्जा किए बैठे हैं, वो वक्त नहीं आ गया वापस देने का। देखिए, अब आप वो ख्वाबों की दुनिया में रहते हैं अच्छा, तो ख्वाबों ठीक की है, दुनिया में। आपकी मर्जी। लेकिन लेकिन अगर असल जब वक्त आएगा तो उसके बाद फिर हम देखेंगे कौन कहाँ खड़ा है, किसके पास ठीक है, कितनी बहुत ताकत बहुत है, शुक्रिया कौन कितने अब्दुल बासित जज्बे साहब, से। एज अग्रेसिव एज एवर। लेकिन यश सिन्हा साहब, एक राजनयिक के बाद दूसरे राजनयिक से मैं सवाल पूछना चाहूंगा। यश सिन्हा यहाँ पर अब्दुल बासित कह रहे हैं ख्वाबों की दुनिया में रह रहा है भारत, आपका रिस्पॉन्स? संदीप जी नमस्कार। देखिए, मैं बासित साहब का खंडन तो करूँगा ही, मैं उनको जानता हूँ, मगर सवाल ख्वाबों की नहीं है, सवाल है नीति का। एक देश जो जड़ है आतंकवाद का, जो जिनके जर्नैल साहब, हर देश में एक फ़ौज होता है। पाकिस्तान एक देश है जो फ़ौज देश को संभालता है, देश उनका है। तो आप देख रहे हैं वहाँ हालत क्या है। बासित साहब ने कहा कि देखिए, अगर जम्मू और कश्मीर के मसले को अगर सुलझा दे तो बस दुश्मनी ख़त्म। मैं तो ये कहता हूँ कि अगर आप जम्मू और कश्मीर को काल्पनिक तरीके से दे भी दें इनको, तो इनकी दुश्मनी कभी नहीं जाएगी। और इसीलिए हमको भारत में हमें सतर्क रहना है, और हमारे जो अवाम हैं उनको ये ऐलान करना है कि पाकिस्तान हमारा शत्रु देश है। पाकिस्तान में अगर आप जाओ, मैं तो रहा वहाँ हूँ, वहाँ एक आवाज़ से लोग बोलते हैं भारत शत्रु है, हिंदू हमारा शत्रु है। और हम ये नहीं कहते हैं, हम तो बंटवारा नहीं करना चाहते हैं, हमारे यहाँ बहुत सारे समुदाय के लोग रहते हैं, भारत एक महान देश है। मगर जहाँ तक पाकिस्तान का सवाल है, और नहीं, पर जनरल यश साहब सिन्हा ने साहब, शायद जो कहा आप था, बात कर रहे हैं एक nuisance पाकिस्तान value है। की आवाम ये- की, ये- वो ये- हिंदू, एक सेकंड सर, कि हिंदू हमारा शत्रु है, मेरा अपना तजुर्बा बिल्कुल मुख्तलिफ है, बिल्कुल अलग है। ये लड़ाई सरकारों के बीच की ज्यादा है, अवाम के बीच की कम है। पाकिस्तानी अवाम, मुझे नहीं मिले ऐसे लोग कि वो कहें कि हिंदू शत्रु है या भारतीय शत्रु है। अच्छी खासी दोस्ताना रुख और रवैया देखने को मिला है। देखिए, जब पाकिस्तान आवाम को जब एक फ्रीडम, एक मुक्ति मिलती है, तब तो वो कहेंगे ना। यहाँ पर तो ये फ़ौज का जो दबदबाव पड़ा हुआ है, इनको स्कूल से पढ़ाया जाता है कि भारत हमारा दुश्मन। की किताबों, मैं तो किताबें देख के बोल रहा हूँ ना, वहाँ रहा हुआ हूँ इस्लामाबाद में 3-3.5 साल। तो इसलिए हमें आवाम से कोई वो नहीं, हमें सरकार से। नहीं, सरकार वो कौन चलाता देखिए, है? फौज। सरकार जो चाहे चला रही है तो एक फौज, शैम- ये एक शैम हाफिज डेमोक्रेसी कुरान है, वो। ये मुल्ला मुनीर कहा जाता है इसमें। यहां बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, यू हिटिंग द नेल ऑन द हेड। तो अब तो बिल्कुल ही जिहादियों के हाथ में आ गई है पाकिस्तानी फौज। देखिए संदीप जी, अब जब तक हम देखिए, हम पाकिस्तान एक देश है, भारत एक देश है। हम मित्रता की तरफ से कितना शिमला समझौता के समय 93,000 प्रिजनर्स ऑफ वॉर, शर्मिंदा, एक वो सेरेमनी आपको याद होगा 16 दिसंबर 71 का, हमने इनको वापस दिया। मैत्री के जो हमारी प्रधानमंत्री थी, उन्होंने एक समझौता किया। उस समय कश्मीर समझौता कर लेते, आज तो शायद मौका ही नहीं मिलता। जो हम बैटल फील्ड में जो जीते हैं, वो हमने उनको दे दिया मित्रता में, कि जाओ ले जाओ अपने प्रिजनर्स ऑफ वॉर को, मगर मैत्री के साथ रहो। शिमला अग्रीमेंट ये कहते हैं कि अब वो रद्द करेंगे। अरे आपने शिमला अग्रीमेंट तो कभी माना ही नहीं।
हस्ताक्षर तो जरूर किया, आप तो कितने हस्ताक्षर कर चुके हैं। हाँ, वो कोई कभी भी समझौता द्विपक्षीय तो आप रखा मानते नहीं और हो। अंतर्राष्ट्रीय तो उसमें समुदाय चाहे पर आप रहो मुद्दा या उठाते नहीं रहे, रहो, लेकिन यश कोई सिन्हा फर्क नहीं साहब, पड़ता है। नहीं, अब आगे की देखिए, जो जनरल कुलकर्णी भी कह रहे थे कि उड़ी के बाद सर्जिकल स्ट्राइक की, पुलवामा के बाद बालाकोट एयर स्ट्राइक की, अब क्या 12 दिन हो चुके हैं और पाकिस्तान वो तो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने दरअसल वो उनकी शरण में जा रहा है कश्मीर का अंतर्राष्ट्रीयकरण करके। यही है ना उनकी। तो हमारी नीति, हमारे विकल्प क्या होने चाहिए? देखिए, ये बहुत पहले मैं था उस समय मंत्रालय में, जब 93-94 में इन्होंने जिनीवा में उठाने की कोशिश की। आप जानते हैं क्या हुआ। इनको करने दो इंटरनेशनलाइजेशन जितना करना है। जहाँ तक इंटरनेशनल कम्युनिटी का सवाल है, वो जानते हैं कि पाकिस्तान की हरकत क्या होती है इस सवाल पे, इसलिए वो तंग आ गए हैं उनके सुन के। जहाँ तक मेरा सवाल, जो आप सवाल कर रहे हैं, 10 दिन हो, 12 दिन हो, 1 महीने हो, सरकार को कभी सेकंड गेस हमें नहीं करना चाहिए। फेयर पॉइंट है, सरकार को सेकंड गेस नहीं करेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री क्या जी हम ने- टाइम बाय प्रधानमंत्री- करने के लिए पाकिस्तान को वक्त भी दे रहे हैं? भाई 23 अप्रैल को तुर्की के अर्दोगन से मिल गए शहबाज शरीफ, 30 अप्रैल को यूएन महासचिव से भी बात करते पाए गए, 1 मई को अमेरिकी विदेश मंत्री से बात कर रहे हैं, फिर चीन के राजदूत से भी मिले 1 मई को, 4 मई को पाकिस्तान के राजदूत पाकिस्तान के राजदूत रूस में वो धमकी दे रहे हैं। तो देखिए, मैं फिर वही बात कहूंगा, हम अपने दुश्मन को कमतर ना आंकें। आर वी गिविंग पाकिस्तान अनड्यू टाइम? देखिए, अनड्यू टाइम तो मैं नहीं कहूँगा, और मैं ये कहूँगा कि भारत इस बार बहुत कैलिब्रेटेड रिस्पॉन्स देने जा रहा है, और टाइम कोई अनड्यू नहीं होता है। अगर आप देखें, अगर इजराइल ने भी जो गज़ा पे अटैक किया था, वो करीब 15 दिन बाद, अमूमन 15 दिन बाद उन्होंने किया था, 17 दिन करीब किया था, और आज तक चल रहा है। और यही कैलिब्रेटेड रिस्पॉन्स हमें भी देना होगा। देखिए, बासित साहब ने एक चीज़ तो स्वीकार कर लिया कि ये जो टेररिस्ट इंसिडेंट हुआ है बैसरन में, उसको पाकिस्तान ने कराया है कश्मीर का मुद्दा इंटरनेशनलाइज कराया। ये तो साफ हो गया। सीधी बात है। इन्होंने कभी कंडेम नहीं किया, कभी ये नहीं बोला कि ये गलत हुआ, ये नहीं होना चाहिए था, और साथ में उसमें हिंदू मुस्लिम भी इनके मंत्री ने तो यहां तक कहा वो तो देशभक्त लोग थे। बिल्कुल। और पाकिस्तान ये कराया है, पाकिस्तान ने पास्ट में भी कराया, और कश्मीरियों का रिस्पांस देके दिल खुश होता है कि किस तरह से उन्होंने रिस्पॉन्ड किया। एक बहुत संयमित तरीके से बंद भी आयोजन किया, और वहाँ के अवाम ने जो दिखाया कि वो भारत के साथ हैं और इस घटना के खिलाफ हैं। और आप अगर इनके नैरेटिव को पढ़ना चाहें, सुनना चाहें, तो आप ये पाएंगे कि पूरा कश्मीर इस समय इंटरनेशनलाइजेशन के खिलाफ है। शशि मोहन मिश्रा हैं, अमिताभ जी, हमारे दर्शक कटनी वासी वो कह रहे हैं पाकिस्तान को संभलने का मौका नहीं देना चाहिए, हमला जल्दी हो। देखिए, ये नीजर्क रिएक्शन नहीं होना चाहिए। हमेशा जब मिलिट्री हम ऑप्शन इख्तियार करेंगे तो हम एक सोच समझकर करेंगे, कहाँ करना है, क्या नहीं करना। पर हमें जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखिए जो मानस होता है, बाकी देशों को क्या लेना देना? भाई 35 साल से आतंकवाद का दंश हम झेल रहे हैं, वो हर बार कहेंगे संभल कर। अपनी बारी आएगी तो 20 रुपए के टेंट पर $2 मिलियन के बम डाल देंगे, मिसाइल डाल देंगे। अफगानिस्तान में डाले ना अमेरिका ने, वो अपने हित साधते हैं। पर यहां पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय क्या भारत को रोकने की कोशिश करेगा? जेडी वैंस जो कह रहे हैं कि नहीं, जवाब तो दो, पर ऐसा ना हो कि व्यापक हो जाए। देखिए, भारत पाकिस्तान ये संघर्ष, हाँ, भारत पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय एक परमानेंट प्रॉब्लम मानता है। भारत का अभी इंटरनेशनल प्रोफाइल इसलिए बढ़ा है कि हम चीन के हाइफिनेटेड रिलेशनशिप जो हमने तोड़ दी थी, वो दोबारा से तो नहीं हो दोबारा से कि भारत पाकिस्तान को जोड़कर देखने लगे। ये टेररिस्ट स्ट्राइक वही कर रहा है कि आपको फिर वापस उसी हाइफिनेशन पे ला रहे हैं। इंडिया पाकिस्तान। बहुत सारे बच्चे तो अमेरिका में जानते हैं कि इंडिया पाकिस्तान एक कंट्री है। अब जो हम इंडिया चाइना करने लगे हैं और होता है, और जाहिर तौर पर जिस तरह से हम चाइना के सामने खड़े हुए, उनसे 4 साल तक एक तरह से हमने डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं रखा, और हमने दिखा दिया कि हम अपने बूते पर खड़े होकर चाइना के खिलाफ भी खड़े हो सकते हैं। अब उसको अलग करने की कोशिश की जाए। देखिए, दुनिया के लिए, खासकर अमेरिका और वेस्टर्न वर्ल्ड के लिए हमारा इंपॉर्टेंस यही है कि हम चाइना के अगेंस्ट हेज है, और पाकिस्तान जो है हमारा
ट्रंप साहब ने कहा तो 1500 साल से हम लड़ रहे हैं, 1500 साल पता नहीं उनको इतिहास में नहीं पता होगा, लेकिन भारत पाकिस्तान को वो तो कुछ भी बोल हाँ, वो कुछ भी बोल देते। तो कई बार ये भी लगता है कि पाकिस्तान और भारत की समस्या शायद कभी नहीं सुलझेगी, क्योंकि वो कश्मीर कश्मीर रटते रहते हैं और पूरा आवाम। नीलेश चौधरी हैं, तापीवासी हैं गुजरात के, ये कह रहे हैं एक मुहावरा यहाँ सटीक बैठता है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, पाकिस्तान का यही हाल है। पर बिल्ली को हल्के में नहीं भी लेना चाहिए, ये भी खिसिया तो रहा है, पर खिसियाहट में कोई पागल हो जाए। और परमाणु बम, कुछ दर्शक कह रहे हैं कि पहले ये भी जानना चाहिए कि बम है या नहीं। भाई बम है। देखिए, मौलाना मुनीर जो है इस समय पूरी तरह से घिरे हुए हैं। एक तो लेजिटिमेट गवर्नमेंट इन पावर नहीं है, इमरान खान जेल में है, हम सब जानते हैं वहाँ चुनाव में क्या हुआ था। बलोच लिबरेशन आर्मी इनके खिलाफ है, टीटीपी हमेशा हमले करता है, तालिबान ने भारत का साथ दिया है इस समय। तो वो चारों तरफ से घिरे हुए हैं। ईरान ने उन पर अटैक किया, इन्होंने भी ईरान पर अटैक किया, और ये जानते हैं कि इंटरनेशनलाइजेशन अगर होगा तो इनका फायदा है। कई सारे अंतर्राष्ट्रीय, यही तो पेच है जिसे हमें सुलझाना भी होगा। पाकिस्तान को माकूल जवाब भी देना है, आतंकवाद को खत्म या नेस्तनाबूद करना है जो फैक्ट्रियां चल रही हैं पाकिस्तान में, और कश्मीर का अंतर्राष्ट्रीयकरण नहीं होने देना। ये दोहरा चैलेंज हो गया है क्या दिबांग? हाँ, ये आप जो बात कर रहे हैं ये सही है कि हम लोग इसको किस तरह से निपटते हैं हम पर हैं, लेकिन जो बात आप कर रहे थे पहले, और मेरे ख्याल से उस पर ज़्यादा गंभीरता से सोचना चाहिए सबको, वो कि क्या न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल होंगे, क्या न्यूक्लियर हथियारों की जो धमकी है वो सही है। इसमें अगर आप देखें तो 2019 में जब पिछली बार जब खींचतान हुई थी, तो माइक पोम्पियो की किताब है नेवर गिवन इंच, 2019 फरवरी में वो हनोई में थे, उनको आधी रात को जगाया गया, उन्होंने भारत के एक मंत्री से बात की, भारत के मंत्री ने उनको बताया, ये उनके मेमोआर में है, कि भाई यहाँ मामला बहुत ख़राब है और पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर वेपन रेडी कर रहा है। माइक पोम्पियो ने कहा आप मुझे 1 मिनट का समय दें, किताब में ये उल्लेख है कि 1 मिनट का समय दें, मैं आपको दोबारा फ़ोन करता हूँ। उन्होंने उनके जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र थे बोल्टन साहब, उनको जगाया और दोनों ने मिलकर कहा कि अब क्या करना चाहिए। तब जनरल वाजवा हुआ करते थे, आपको याद हो? हाँ हाँ, कमर जावेद बाजवा, और उन्हीं के शागिर्द हैं ये मुल्ला मुनीर। अब चक्कर क्या है कि बाजवा जो थे अपने आप में बहुत कॉन्फिडेंट थे, ताकतवर थे, उनको कोई चैलेंज नहीं करता था। जनरल मुनीर जो हैं वो अभी लड़खड़ा रहे हैं, उनको अपना साबित करना है कि वो वाकई में साबित कर ताकतवर दिया है। है। दरअसल बांग्लादेश के बारे में, बांग्लादेश में जो भी हुआ उसके रचयिता मुनीर को माना जाता है, ये उनकी एक उपलब्धि मानी जाती है। उसके बावजूद देखिए बांग्लादेश हो गया, असली खेल ये है, जैसे असली जो चुनाव होता है वो यूपी का होता है, ये अगर 3 देशों के देखें तो असली खेल भारत और पाकिस्तान के बीच में है, बाकी तो सब ऐसे ही हैं। यहाँ उनको अपने आप को साबित करना है। तो अमेरिकन ने पूरी रात कोशिश की, उन्होंने बाजवा को फ़ोन किया, बाजवा ने कहा कि नहीं हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं, बल्कि हमारी खबर यह है कि भारत ऐसा सोच रहा है। उनको मंत्री ने एक चीज और जोड़ दूं, यशवंत चौधरी का ये सवाल लीजिए जो दिबांग कह रहे थे, उसी बात से जुड़ता है। ये पिछला सवाल लीजिएगा, यशवंत चौधरी हैं हमारे दर्शक, वो कह रहे हैं, जलगांव वासी हैं, कि पाकिस्तान एक अस्थिर राष्ट्र है, आतंक की आड़ में कश्मीर पर एजेंडा सेट कर रहा है, करारा जवाब तो देना ही होगा। ये जो आप कह रहे हैं वो एजेंडा सेटिंग इसीलिए हो रही है। जरूर देना होगा, पर मैं ये कह रहा हूं कि इसको हल्के में न लें। पिछली बार अमेरिकन बहुत तेजी से इसमें घुसे थे, पूरी रात उन्होंने काम किया, तब जाके मामला शांत हुआ। वरना दोनों तरफ जब बातचीत नहीं होती, दोनों तरफ बातचीत करने वाला नहीं होता, तो लोग अपने अपने कयास लगाते रहते हैं, उसी हिसाब से कदम उठाते हैं। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन आज भिड़ा हुआ टैरिफ से। आप जानते हैं कि दोनों देशों में, भारत और पाकिस्तान में, ट्रंप ने अब तक राजदूत नियुक्त नहीं किए हैं। आप अगर एडमिनिस्ट्रेशन देखें, अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन में एक ऑफिशियल होता है जो तय करता है कि इन देशों से कौन बात करेगा, अभी तक वो तय नहीं हुआ है। यानी अमेरिका की एक तरफ से अगर आप देखें, जिस तरह से अमेरिका खुद से भिड़ा हुआ है, ट्रंप की जो बेवकूफियों से अमेरिका भिड़ा हुआ है, उसमें वो भारत की तरफ उसकी नजर नहीं है। इसमें जरूरी चीज क्या है, चीन किस तरह बैठा हुआ है? चीन अभी भी उसी तरफ है, क्योंकि चीन ने, आप जानते हैं, अरबों रुपए खर्च करके, नहीं, चीन तो पाकिस्तान के साथ ही है, लेकिन हम जो अमेरिका से ये उम्मीद किए बैठे थे, और अखबारों में देखिए जेडी वैंस के स्टेटमेंट को भी अलग अलग तरीके से पेश किया। एक अखबार कहता है कि वो कह रहा है कि नहीं, व्यापक ना हो ये संघर्ष, जवाब तो दो। दूसरा कह रहा है जवाब देने की खुली छूट दे दी।
अमेरिका ने वो खुली छूट नहीं दी है। अमेरिका भी हेज कर रहा है अपनी बेट्स। अमेरिका में जेडी वांस अपनी तरफ से लगे हुए हैं, उन्होंने खुली छूट नहीं दी है। हाँ। क्योंकि वो समझते हैं कि अगर ये होगा तो ये हाथ से निकल सकती है बात। हाँ। आप देखिए जो दीपेंद्र हुड्डा साहब हैं, जनरल साहब हैं, जो 2016 DS हुड्डा, का हाँ। ऑपरेशन देख रहे थे, उन्होंने क्या कहा कि हमने पिछली बार जो इस्तेमाल किए थे प्लेन वो हम लोग न करें, इस बार हमारे पास जो फ्रेंच राफेल हवाई जहाज आए हुए हैं, पिछली बार मिराज इस्तेमाल किए थे वो करें, हम लोग भारत की सीमा से ही मार करें, लेकिन अगर सिविलियन नुकसान होगा तो बात बिगड़ सकती है। मैं ये कह रहा हूं कि आप तमाम तरीके की राजनीति करिए, तमाम तरीका का लेखा जोखा देखिए, पर इस बात को मत भूलिए कि पिछली बार बहुत करीब आ गए थे और इस बार संभालने वाले उतले हैं नहीं। उस जनरल की मजबूरी है अपनी ताकत दिखाना। हाँ। और ऐसे में उसका क्या जाता है, और वो तो पगलाया हुआ, बौराया हुआ है जनरल, बौराया हुआ है आशुतोष। इस तरह तो की ये ब्रिंकमैनशिप से बचना चाहिए। जो ये परमाणु धमकी दी जा रही है, ये महज एक गीदड़ भभकी है या इसे हमें गंभीरता से भी लेना होगा? और इंडिया का रिस्पॉन्स क्या होता है, वो काफी हद तक ये जो नैरेटिव पाकिस्तान चलाने की और कश्मीर को इंटरनेशनलाइज करने की कोशिश कर रहा है, इनको भी मद्देनजर रखना होगा क्या? देखिए संदीप, 3 चीजों पर हमें ध्यान देना होगा। पहली बात तो ये कि हमारे लिए ये घटना अप्रत्याशित थी, लेकिन पाकिस्तान के लिए घटना अप्रत्याशित नहीं थी, क्योंकि प्लान उन्होंने किया। जब उन्होंने इतनी बड़ी घटना प्लान की है तो जाहिर सी बात है उन्होंने उसके कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में भी सोचा होगा और उसका रिस्पॉन्स भी उन्होंने सोचा होगा। तो पहली बात यह है। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान आज की तारीख में हम माने ना माने एक न्यूक्लियर परमाणु संपन्न देश है। तीसरी चीज यह कि, और जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, वो चाइना आज उनके साथ है और चाइना बहुत मजबूती के साथ है। चाइना के जो विदेश मंत्री है कई बार बयान दे चुके हैं कि दे आर कमिटेड टू प्रिजर्व द सॉवरेनिटी ऑफ द पाकिस्तान। अब जब चाइना उनके साथ है तो इसका मतलब यह कि आपको पाकिस्तान को हल्के में बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। और इसलिए मेरा मानना यह है कि अब जो लड़ाई के बारे में हम बात कर रहे हैं कि हमारे टैंक चले जाएंगे, हवाई जहाज चला जाएगा, वो सब चला जाएगा, मॉडर्न वॉरफेयर अब उस तरीके से होने वाला नहीं है। एक वॉरफेयर का जो नया तरीका है साइबर वॉरफेयर, तो उसमें उसकी भी तैयारी हमें देखनी पड़ेगी। दिक्कत कहां पे है? दिक्कत इस बात को लेकर यह है कि हमारे यहां जिस तरीके से युद्धोन्माद पैदा किया जा रहा है वो गलत है। सरकार के ऊपर किसी भी तरीके का कोई दबाव, कोई इमोशनल दबाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर हमें जवाब देना है तो हमें, जैसे कि जब मानेकशॉ से इंदिरा गांधी ने कहा अप्रैल के महीने में 1971 में कि हमें जंग लड़नी है, तो मानेकशॉ ने उनसे कहा कि अगर आप अभी जंग की बात करती तो मैं इस्तीफा दे देता हूं। और फिर उन्होंने कहा, जब मिसेस गांधी ने कहा कि नहीं, इस्तीफे की कोई बात है, आप मुझे बताइए कब होना चाहिए, तो उन्होंने कहा मुझे कुछ वक्त चाहिए। और 6 महीने से ज्यादा का वक्त उन्होंने लिया और अंत में 3 दिसंबर 1971 में जब लड़ाई शुरू हुई तो दुनिया को मालूम है कि दुनिया ने क्या किया। उस वक्त भी भारत के ऊपर खतरा है। तो हम 10 दिन हो गए, 12 दिन हो गए, इसकी चिंता क्यों करते? हम 3 महीने बाद जवाब देंगे। लेकिन जब माकूल ऐसा जवाब दें कि पाकिस्तान फिर अपने आप को संभाल ना पाए। इसलिए मुझे कहना है कि हमारे लिए राफेल, मिराज, इसका कोई खास मतलब नहीं। मतलब इस बात का है कि जो जवाब हो वो डिसाइसिव हो, वो जवाब हो कि पाकिस्तान को फिर समझ में आ जाए कि हम जो कुछ करने जा रहे हैं दिक्कत है। और तीसरी बात यह है कि चाइना का जो एंगल है उसको हमें नहीं छोड़ना चाहिए। 1971 एक और बात है, आपकी बात ये बिल्कुल वाजिब है आशुतोष, वो समय, वक्त, तरीका, रणनीति वो सरकार तय करे। हमें कोई जल्दबाजी नहीं है, ना हम कोई यहाँ पर सरकार के सामने कोई एजेंडा पेश कर रहे हैं। पाकिस्तान को जवाब तो देना है, इसमें तो कोई शक व शुबा नहीं है। पर उस जवाब में सबसे अहम कड़ी वो 4 आतंकी जिन्होंने इस आतंकवाद को, इस वहशाना हरकत को अंजाम दिया, वो कहाँ गए? 12 दिन हो गए, वो आतंकी कहाँ खो गए? उनको पकड़कर दुनिया के सामने हम पेश करें, जैसे कसाब को पेश किया था। इररिफ्यूटेबल एविडेंस हम जब पेश करेंगे, पाकिस्तान तो आधा वैसे ही खत्म हो जाएगा। देखिए संदीप, मैंने कहा ना कि जब उन्होंने उस आतंकी घटना को अंजाम दिया तो उसका फॉलो अप एक्शन भी उन्होंने तय कर रखा होगा। कहां से भागना है, कहां से एग्जिट करना है, कहां से निकल जाना, उन्होंने प्लान कर रखा। सवाल उन 4 आतंकियों को पकड़े जाने का है ही नहीं। सवाल यह, पूरी दुनिया को यह मालूम है कि पाकिस्तान आतंक की जड़ है, पाकिस्तान ने यह कराया है। पाकिस्तान जो है वो वहां पे हाफिज सईद जैसे लोग बैठे हुए हैं, जैश ए मोहम्मद का गढ़ है, वो लश्कर तैयबा का गढ़ है। तो जब तक आप आतंकवाद की जड़ पर अटैक नहीं करेंगे, और आतंकवाद की जड़ पर अटैक करने का मतलब ये कि पाकिस्तान की नाभि में आपको अटैक करना होगा। पाकिस्तान को जब तक ये समझ में नहीं आया कि जो स्टेट पॉलिसी परस्यू कर रहे हैं
वो एक खतरनाक ये है। पिछला और सवाल मैं लीजिए। इस बार इसको ज्यादा खतरनाक इसलिए मानता हूं क्योंकि हाँ, जो इस बार में ज्यादा खतरनाक इसलिए मानता हूं क्योंकि वो जो 2 नेशन की थ्योरी लेकर आए हैं और जिसको वहां की सरकार ने भी एंडोर्स किया है। हाँ, उनकी पर सरकार ने वो endorse यहाँ किया पर है। और जो कश्मीरी ये अवाम ने ideological खास frontier और बढ़ाने की बात- नेताओं ने भी, यहाँ पर मैं उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, असदुद्दीन ओवैसी का भी जिक्र करूंगा। एक आखिरी सवाल पर देखिए, जनता का जो मानस होता है उसको भी सरकारें कई बार नजरअंदाज नहीं कर सकती है। ईश्वर दास कुंडल हैं, दिल्ली वासी, आशुतोष, वो कह रहे हैं देश की जनता का धैर्य खत्म होता जा रहा है, कब तक ये मौखिक युद्ध चलेगा या फिर कोई ठोस कदम भी उठाया जाएगा। मैं फिर से कह दूं, हम वॉर मॉन्गरिंग नहीं कर रहे हैं, पर ये जनता का मानस जो है इसे भी तो एड्रेस करना सरकार की कई बार मजबूरी हो जाती है। मैं कुंडल साहब को यही कहूंगा कि वो जनरल समीर कुलकर्णी पे ये बात छोड़ दें। हालांकि अब तो रिटायर हो गए हैं, लेकिन उनके जैसे बहुत सारे काबिल लेफ्टिनेंट जनरल जनरल्स होंगे जो प्लान कर रहे होंगे। तो ये जो मैंने कहा ना कि ये जो युद्धोन्माद जो देश के अंदर पैदा किया जा रहा है, ये ज्यादा खतरनाक होगा। हमें समझना पड़ेगा कि पाकिस्तान का जो आर्मी चीफ है वो क्यों 2 नेशन थ्योरी की बात कर रहा है। पाकिस्तान की जो सरकार, क्या जो हम भारत के जवाब में उनकी जो अपना ट्रैप में प्रेस नहीं रिलीज फंसना जारी है, करते बल्कि हैं, तो पाकिस्तान का पर्दाफाश भी करना है। जहां गीदड़ भभकी है, गीदड़ भभकी को गीदड़ भभकी की तरह ही दुनिया के सामने उसका खुलासा भी करना है। तो यहां पर कई मोर्चों पर ये लड़ाई लड़नी है, पाकिस्तान को एक्सपोज करने के लिए भी और आतंकवाद को नेस्त नाबूद करने के लिए। आज सीधा सवाल में बस इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।